नरेंद्र मोदी एक लंबे समय से भारतीय मतदाताओं के दिलों पर राज कर रहे हैं। उन्होंने आर्थिक और संगठनात्मक रूप से मजबूत भारतीय जनता पार्टी के दम पर लगातार चुनावों में जीत हासिल की है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी भले ही लगातार तीसरी बार केंद्र की सरकार चला रही है, लेकिन उसके सामने चुनौतियों का पहाड़ खड़ा है। 10 साल तक सत्ता और राजनीति के शीर्ष पर रहने के बाद पार्टी का जनाधार खिसक रहा है। एंटी इनकम्बेंसी वाले माहौल की भूमिका भी तैयार हो रही है, जिसके बाद सवाल उठ रहे हैं कि जो बीजेपी फटाफट फैसले लेने के लिए जानी जाती रही है, उसे क्या हो गया है। 4 जून को लोकसभा चुनाव के नतीजे आए, लेकिन क्या बीजेपी ने उम्मीद से कमतर प्रदर्शन पर कोई बड़ा फैसला लिया? यहाँ तक कि जगत प्रकाश नड्डा का कार्यकाल 30 जून को ही खत्म हो गया, लेकिन 15 दिन बाद भी नए राष्ट्रीय अध्यक्ष का सिलेक्शन तो दूर, चर्चा तक नहीं हो रही है, जिसके बाद कहा जा रहा है कि बीजेपी की पॉपुलैरिटी कम हुई है। इसलिए अब बीजेपी को समय रहते लीडरशिप समेत कई बड़े बदलावों पर विचार करना होगा, क्योंकि उसके पास अभी 5 साल हैं। इसके अलावा सरकार के कामकाज के तरीके भी बदलने होंगे, नहीं तो उसका पतन निश्चित है। लोकसभा चुनाव के नतीजों के बाद भारत की राजनीति करवट लेने लगी है। एनडीए के 293 सांसदों के साथ तीसरी बार सरकार बनाने के बाद भी बीजेपी कॉन्फिडेंट नजर नहीं आ रही है, जबकि 234 सीटें जीतने वाले विपक्ष के हौसले बुलंद हैं। विधानसभा उपचुनाव के परिणाम ने भी बीजेपी की टेंशन बढ़ा दी है। 13 विधानसभा सीटों के लिए हुए उपचुनाव में बीजेपी को सिर्फ 2 सीटें मिली। कहीं न कहीं देश में माहौल मनमोहन सिंह के यूपीए 2 जैसा होने लगा है। नीट एग्जाम और यूजीसी जैसे एग्जाम्स में धांधली के आरोप से इसकी शुरुआत हो चुकी है। मोदी सरकार के कार्यकाल में कराए गए काम में नुस्ख निकाले जा रहे हैं और ये लोगों को पसंद भी आ रहा है। 10 साल सत्ता में रहने के बाद पीएम नरेंद्र मोदी और उनकी सरकार की छवि करप्शन के मामले में बेदाग रही। अब पेपर लीक, ढहते पुल, दरकती सड़कें और बारिश में टपकते एयरपोर्ट पर सवाल खड़े हो रहे हैं। नरेंद्र मोदी को 2014 में देश ने प्रधानमंत्री के रूप में इसलिए चुना था क्योंकि मनमोहन सिंह की छवि फैसले नहीं ले पाने वाले पीएम की हो गई थी। ये वोटर्स को पसंद नहीं आया। मोदी जब प्रधानमंत्री बने तो उन्होंने जनता की एक्सपेक्टेशंस पर खरे उतरने के लिए धड़ाधड़ फैसले लिए। नोटबंदी, सर्जिकल स्ट्राइक, एयर स्ट्राइक। फिर मोदी ने पार्टी के उम्रदराज नेताओं को मार्गदर्शक मंडल में भेज दिया। भ्रष्टाचार के आरोपी विपक्षी नेताओं के खिलाफ कार्रवाई की। ये सभी नरेंद्र मोदी के एक मजबूत पीएम होने की छवि को मजबूत करने में मददगार साबित हुए। नतीजा हुआ कि जनता ने दूसरी बार 2019 में ज्यादा सीटें देकर सत्ता में वापसी करवा दी। वहीं तीसरी बार भी देश की बागडोर बीजेपी के हाथ में दे दी, लेकिन इस बार जनता को कुछ बदलाव होता नहीं दिख रहा है। इसलिए सरकार को लेकर जनता तो छोड़िए, बीजेपी कार्यकर्ता का भी उत्साह ठंडा पड़ रहा है। कांग्रेस लगातार ये नैरेटिव सेट करने में कामयाब हो रही है कि बेरोजगारी के मोर्चे पर कुछ नहीं किया जा रहा है। इस बीच लगातार कई परीक्षाओं के कैंसिल होने पर, कई परीक्षाओं के पेपर आउट होने से आम जनता का भरोसा भी टूट रहा है। नीट परीक्षा को लेकर आम लोग समझ नहीं पा रहे हैं कि सरकार चाहती क्या है। इस बीच लगातार एयरपोर्ट की कैनोपी रिसने, पुलों के बह जाने जैसी खबरों से लोगों के बीच ये मैसेज पहुंच रहा है कि भ्रष्टाचार के मोर्चे पर सरकार फेल है। जब माहौल अपने पक्ष में नहीं होता तो विपक्ष को छोड़िए, पार्टी के भीतर से भी असंतोष की आवाजें उठने लगती हैं। उत्तर प्रदेश के एक बीजेपी विधायक और एक पूर्व मंत्री ने कुछ ऐसी ही बातें की जो पार्टी के खिलाफ जा रही है। जनता को लगने लगा है कि कुछ भी नहीं बदला है। ये टेंडेंसी अगर बढ़ती है तो आने वाले दिनों में जनता के बीच बदलाव की बयार बहेगी, जिसे रोकना भारतीय जनता पार्टी के लिए मुश्किल साबित होगा। बीजेपी पार्टी विद डिफरेंस कहलाती थी। उस बीजेपी में वो सब देखने को मिल रहा है जिसके लिए कांग्रेस बदनाम हुआ करती थी। प्रदर्शन पर चाटुकारिता को तवज्जो, कांग्रेस और दूसरे दलों से बीजेपी में कूदे नेताओं को पार्टी, सरकार और संगठन में जगह दी गई, जबकि संगठन के लिए कई सालों तक मेहनत करने वाले कार्यकर्ता ही बने रहे। दूसरी पार्टियों से आने वाले ज्यादातर ऐसे नेता हैं जिन्हें बीजेपी के नेताओं ने चुनाव में पटकनी दी थी और वो अपना राजनीतिक भविष्य तलाश रहे थे। इन नेताओं को केंद्र और राज्यों में मंत्री पद से भी नवाजा गया। पार्टी का ये रुख सीनियर कार्यकर्ताओं के मनोबल तोड़ने के लिए काफी था। अब दबी जुबान में नेता बीजेपी के कांग्रेसीकरण की बात कर रहे हैं। ऐसा लगता है कि दूसरी पार्टियों से नेताओं को लाकर अपने ही कार्यकर्ताओं को हतोत्साहित करने में बीजेपी रिकॉर्ड बनाना चाहती है। अब दिखने लगा है कि दशकों से पार्टी के लिए समर्पित नेताओं, कार्यकर्ताओं पर बाहरी नेताओं को प्राथमिकता दिए जाने से बीजेपी बहुत तेजी से गर्त में जा सकती है।
लोकसभा चुनाव में उत्तर प्रदेश से महाराष्ट्र तक यही संकेत मिला। अब जब उपचुनाव हुए तो बीजेपी कैडर और इसके समर्थकों ने साफ बता दिया कि पैराशूट कैंडिडेट्स किसी को रास नहीं आ रहे हैं। वहीं सरकार और पार्टी की ओर से किए जा रहे दावों को आम जनता भी दरकिनार कर रही है। अगर बीजेपी छवि बदलने में सफल नहीं हुई तो इसका नतीजा बीजेपी को राज्यों के चुनाव में भुगतना पड़ेगा। वहीं अब बीजेपी को बूस्टर डोज तभी मिलेगा जब वो नवंबर में होने वाले चुनाव में झारखंड, हरियाणा और महाराष्ट्र में बड़ी जीत हासिल करें। लेकिन यहाँ भी बीजेपी के लिए चुनौती कम नहीं है। हरियाणा में नया सीएम लाने के बाद भी कुछ नहीं बदला है। जातियों के समीकरण को ध्यान में रखते हुए नायब सिंह सैनी की ताजपोशी तो हो गई, पर प्रदेश के लोगों को नहीं लगता है कि कुछ बदलाव भी हुआ है। वहीं महाराष्ट्र में लोकसभा चुनाव में मिली करारी शिकस्त से पार्टी भविष्य में किसके नेतृत्व में चुनाव लड़ना है, इसको लेकर ही कंफ्यूज है। पार्टी अपनी हार के कारणों का सही कारण ही नहीं समझ पा रही है। उधर झारखंड में लोकसभा चुनाव में बीजेपी जोश में थी, लेकिन मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन अब फिर से मैदान में आ चुके हैं। वो आने वाले विधानसभा चुनाव में जनता की सहानुभूति हासिल कर सकते हैं। उत्तर प्रदेश की जीत का मतलब होता है देश पर जीत, पर यूपी में पार्टी अभी भी अंतर्कलह से उबर नहीं पा रही है। चुनाव में हार का जो भी कारण रहा हो, लेकिन इससे इनकार नहीं किया जा सकता है कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को हटाए जाने की अफवाह बीजेपी को महंगी पड़ गई। अभी भी उत्तर प्रदेश बीजेपी के लिए सबसे मुश्किल होता नजर आ रहा है। चुनाव में हार के बाद अभी तक पार्टी संभल नहीं सकी है। आए दिन योगी को हटाए जाने की बातें राजनीतिक गलियारों में तैरती है। अगर योगी किसी वजह से हटते हैं तो इसमें कोई दो राय नहीं हो सकता कि यूपी में कल्याण सिंह पार्ट 2 दोहराया जाएगा। कल्याण सिंह के नाराज होने का नुकसान बीजेपी को बहुत महंगा पड़ा था। बीजेपी की सरकार को सबसे ज्यादा परेशान किसानों और जवानों के मुद्दे पर होना पड़ा है, जबकि अपने पिछले कार्यकाल में शायद सबसे अधिक काम सरकार ने इन्हीं दोनों वर्गों के लिए किया। 2 दशकों में मोदी ने अपनी छवि किसानों और सशस्त्र बलों के हिमायती के रूप में गढ़ी है, लेकिन अब कांग्रेस ने ऐसा नैरेटिव सेट किया है कि सरकार बैकफुट पर है। इससे किसानों के लिए सम्मान निधि देने वाली सरकार को उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, हरियाणा, राजस्थान और पंजाब में जोर का झटका लगा है। वैसे तो बीजेपी सियासी रेस में अभी भी आगे है, लेकिन रेटिंग्स और चुनावी नतीजों में गिरावट से उसे थोड़ा परेशान तो होना ही पड़ेगा, क्योंकि वोट प्रतिशत के चश्मे से चुनावी नतीजों का विश्लेषण करना ठीक नहीं है। इसलिए शीर्ष नेतृत्व को नेताओं, कार्यकर्ताओं, सपोर्टर्स और वोटर्स के मन को भी भांपना पड़ेगा, वरना बीजेपी के वोट प्रतिशत में इतनी गिरावट आती जाएगी जो उसके पतन का कारण भी बन सकता है। तो क्या है इस खबर के बारे में आपकी राय, हमें कमेंट करके जरूर बताइए। श्रेष्ठ उत्तराखंड पर खबरों से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करें, बेल आइकन दबाएं और देखते रहें श्रेष्ठ उत्तराखंड।